हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में जो है हम एवरेज का पूरा मिसलेनियस पोर्शन ख़त्म कर देंगे। मिसलेनियस में जितने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपकी एवरेज पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं एवरेज का। मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है आपके शीट का क्वेश्चन नंबर 149। सवाल देखिए, बोला गया है एक व्यक्ति है जो ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, कार से, और वापस आता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार से। तो बताइए औसत स्पीड क्या होगी। देखो, औसत निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक जो हमारा हो गया वो तो बचपन में हम फॉर्मूला पढ़ते थे कि अगर हम एस के स्पीड से गए, ठीक है, और एस के स्पीड से आए, ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस जो है वो समान हुई, जैसे मान लो होता क्या है कि आपका यहाँ पर ये आपका घर हो गया प्यारा सा, और ये आपका यहाँ पर स्कूल हो गया, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो समान है। अगर दोनों के बीच की दूरी समान है तो हम इनका औसत कैसे निकालेंगे। तो आपको पता, देखो हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और इसके बाद एक लाइन का भी मेथड बताऊंगा कि टफ से टफ सवालों को भी आप काफ़ी आसानी से बता पाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से मान लेते हैं कि दूरी d है, तो टोटल डिस्टेंस d गया और d आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 2d हो गई, ठीक है। और टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब हो गया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d डिस्टेंस गया s1 स्पीड के साथ और यहाँ पर जो है d डिस्टेंस गया s2 स्पीड के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके d को काटेंगे, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाता है 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, ठीक है, डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। s1 प्लस s2 यहाँ आएगा, s1 s2 ऊपर चला जाएगा, d से d कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। इसी को बहुत लोग x भी कह देते हैं कि 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, लेकिन ये कहानी हम बचपन में पढ़ा करते थे। अब हमें ये कहानी से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें ये कहानी नहीं पढ़नी है। रीज़न मैं आपको बताऊं क्यों नहीं पढ़ना है। तो आपके पेपर में जैसे मानो ऐसा क्वेश्चन टफ बनाकर आ सकता है कि मान लीजिए कि आपका एक पार्क है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, कि ये आपका एक पार्क है और ये जो है एक स्क्वायर के फॉर्म में पार्क है। सभी की जो दूरी है वो मान लीजिए कि 70 किलोमीटर का पार्क है ये, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि 70 मीटर का ये पार्क है, या 70 ना कह के कोई बढ़िया डेटा देते हैं, 78.69 मीटर का ये पार्क है। इसकी एक साइड जो है वो 78.69 मीटर की है, ठीक है। आप यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, दूसरी साइड जो है वो 20 की रफ्तार से जाते हैं, ठीक है, तीसरी साइड जो है आप 30 की रफ्तार से जाते हैं और चौथी साइड आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, ठीक है। और तब आपसे बोलेगा कि बताइए जो आपकी औसत गति है वो आपकी कितनी होगी, ठीक है। दूरी आपको इतनी दे दी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तब आपसे औसत गति पूछेगा। अब ऐसे केस में आपने तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। दो के केस में याद कोई स्टूडेंट कर लेता है, क्या कर लेता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तीन अलग अलग गति दी जाती है तो वो भी याद कर लेता है, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। दुनिया के हर छोटी बड़ी किताब में ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्या आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। स्क्वायर का मिल भी गया तो कल के दिन अगर आपका पेंटागन या हेक्सागन पे क्वेश्चन दे दे कि एक पार्क ऐसा है, ठीक है, या ये 6 शहर हैं, पहले शहर से दूसरे शहर 30 के रफ्तार से, दूसरे से तीसरे 40 के रफ्तार से, इस तरीके से कर करके जो है आपको क्वेश्चन बढ़िया बनाकर दिया जा सकता है। तो आप औसत गति कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक बात का ध्यान रखना है कि यार एवरेज स्पीड का मतलब मेरा बस इतना समझ लो, ठीक है। मुझे क्या करना है, सभी स्पीड को लेना है। आपको यहाँ पर स्पीड को लिखो, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर स्पीड लिखो 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया और यहाँ 40 हो गया। एकदम टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट होना चाहिए। तो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में क्या होता था कि यहाँ पर हम इन सभी का क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे 40, 10 का 4 गुना, 20 का 2 गुना, ठीक है। इन सब का एलसीएम 40 नहीं 120 लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 10 20 30 40 का एलसीएम कितना हो गया, 120। 10 से 12 बार में, ठीक है। 20 से कितनी बार में, यहाँ पर 20 से हमारा 6 बार में, 30 से 4 बार में और 40 से 3 बार में। ये जो होता है जनाब, आपको नोट करना है कि ये आप लिखते जो हैं वो क्या लिखते हैं, ये आपकी स्पीड होती है, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आप नोट करते हैं ये वैल्यू आपकी टाइम आती है, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी डिस्टेंस होती है,
ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी डिस्टेंस होती है। तो जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी तय की वो कितनी की, 120 120 120 120, यानी 120 का 4 गुना, 4 साइड है तो 4 गुना, और टोटल टाइम कितना लिया, तो 6 और 4 10 10 और 12 22 22 और 3 कितना ले लिया, 25 ले लिया। 5 से काटो तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटो तो 24 बार में जाएगा। ठीक है, 96/5 हो जाएगा आपका स्पीड, यानी ऐसे भी कह सकते हो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है मेरी औसत गति है 19.2। ठीक है, 19.2 जो है हमारी औसत गति आ जाएगी। अब नो मैटर आपका डिस्टेंस वो 78.69 दे रहे हैं या 10 किलोमीटर दे रहे हैं या 5000 किलोमीटर दे रहे हैं, आपकी दूरी पर ये सवाल डिपेंड ही नहीं करती है। बिना दूरी का पता लगाए भी जो है आप यहाँ पर औसत गति निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सभी स्पीड को रखना है, उनका एक एलसीएम लेना है, आपका टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस के लिए हमेशा ध्यान रखना गुना करना है, ये कभी टोटल डिस्टेंस नहीं होता, ये एक साइड होती है 120। ऐसे आपको टोटल 4 राउंड लगाने हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 4 राउंड लगाएं। ऐसा हम करते क्यों हैं, इसीलिए ताकि जो हमारा टाइम है वो ऐसी संख्या हो जाए जो कि कट जाए। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यहाँ से टाइम निकालते निकालते जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से बोला गया, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए 2xy/x + y, और नहीं तो आप एलसीएम मेथड से ले लीजिए। दोनों हम आपको बता देते हैं इस सवाल के लिए। अगर आप फॉर्मूले के ऊपर हैं तो आप फॉर्मूले से भी देखिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका हमेशा एवरेज बराबर, ठीक है, कितना होगा 2 × 60 × 30 × 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 30 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। औसत गति हमारी आ गई 40 की। ठीक है, और अगर हम एलसीएम मेथड से करते हैं तो हम एलसीएम मेथड से भी कर पाएंगे कि हमारी स्पीड है 30 की, दूसरी स्पीड है 60 की, दोनों का हमने लिया तो 60 आ गया, 30 का 2 गुना 60 का 1 गुना। टोटल डिस्टेंस जो हो गया, देखो एवरेज निकालने का टोटल डिस्टेंस 60 जाने का 60 आने का, यानी 120 और बटे में कितना है 3 है, तो 120/3 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 60 का 2 गुना और टोटल टाइम हो गया हमारा 3, तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति जो है वो 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। बताइए उसकी औसत गति क्या होगी। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से हमें औसत गति निकालना है तो एवरेज स्पीड का फंडामेंटल एक ही होता है भैया। देखो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, जितना आप दूरी तय करेंगे और जितना आप समय लेंगे, जितना दूरी तय करेंगे और जितना आप वक्त लेंगे उस दूरी को तय करने में, ये होता है आपका। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपने दूरी कितनी तय की है, यहाँ पे 15 किलोमीटर यहाँ तय किया है आपने, 16 किलोमीटर यहाँ पर तय किया है आपने, और इसके अलावा 12 किलोमीटर यहाँ पर तय किया है। तो 15 और 12 हो गए आपके 27 किलोमीटर, 27 10 37 और 37 और 6 43 किलोमीटर आपने टोटल दूरी तय की है। ठीक है, और जो टाइम लगा है वो देख लीजिए कितना लगा है। ठीक है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस जब 15 किया था तो स्पीड आपकी 5 थी, डिस्टेंस जब 12 किया था तो स्पीड आपकी 6 थी, और डिस्टेंस जब आपने 16 किया था तो स्पीड आपकी 4 थी। तभी तो 16 12 28 और 15 43 हो गया। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी हम लिख सकते हैं 43/4 3 7 2 9। ठीक है, 43/9, 9 चौके 36, 7/9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 4 सही 7/9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी कौना प्यार है बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ पर अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो इनको कैसे हल करेंगे वो भी देखते हैं। सवाल में बोला गया है 2 कक्षा का औसत जो है m और n का 25 और 40 है, ओवरऑल इनका जो औसत है वो 30 है, तो m और n का रेशियो बताओ। अब एवरेज के कंसेप्ट में आपको एलिगेशन जो है वो भी मिक्स किया जा सकता है। देखो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग चैप्टर के। आप एवरेज से टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन बना सकते हो, आप एवरेज से जो है वो मिक्सचर के क्वेश्चंस भी बना सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो है एवरेज का, लेकिन बनेगा हमारा एलिगेशन के मेथड से। ठीक है, बनेगा हमारा एलिगेशन के मेथड से। जैसे हमें पता है
कि दो कक्षाओं का औसत 25 और 40 है, तो हमें पता है एलिगेशन में एक कक्षा का औसत 25 यहाँ रखा, दूसरी का हमने 40 रखा, और इन दोनों का जो औसत होता है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है 30। इस बात को याद रखेंगे। कभी कल के दिन कह दिया जाएगा ये लड़कियों का औसत है, ये लड़कों का औसत है, ये पूरे क्लास का औसत है, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु का औसत है, ये आपका उत्तर प्रदेश का औसत है, ये पूरे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों का औसत है। मतलब बीच में हमेशा वो संख्या रखी जाती है जो इन दोनों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसका जो मान होता है वो एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। एलिगेशन में हम यही पढ़ते हैं। इनका हम रेशियो जब निकालते हैं तो देखो रेशियो में वैल्यू कैसे आती है। जो बड़ा वाला है उसको 30 से घटाओ, 40 से 30 को घटाओगे कितना आएगा, 10 आएगा। और 30 और 25 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो 30 से 25 को घटाओ, 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेशियो आप काट के देखिए तो किस रेशियो में आए हैं, 2:1 में आए हैं। तो यहाँ पर बोला जाएगा m और n, m की डेटा कौन सा था, m का डेटा हमारा ये था, और n का डेटा कौन सा था, n का डेटा ये था। जब भी आप दो कक्षाओं के जो है एवरेज को कंसिडर करेंगे तो आपके उनके नंबर का रेशियो मिलेगा, यानी 2:1 जो होगा वो आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो जब आप एवरेज को लिखते हो तो एवरेज का मतलब होता है टोटल स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। और कभी भी एलिगेशन में जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे उन्हीं संख्याओं का रेशियो आता है जो बट्टे में होते हैं यहाँ पर। यही कारण है कि जब आप कॉस्ट प्राइस में एलिगेशन लगाते हो तो कॉस्ट प्राइस जैसे लिखते हैं 2 रुपये प्रति किलो, मान लो 2 रुपये पर केजी, ठीक है, कि कोई भी जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, या फिर चीनी लेकर आते हो 40 रुपए किलो, तो जो किसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है, किलो के, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी का जो है वो रेशियो आता है। आप प्रॉफिट परसेंट की बात करते हो तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है। ये किसकी तुलना में है, सीपी की तुलना में है, इसलिए जब प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी लिखते हैं तो यहाँ सीपी का रेशियो आता है। तो एलिगेशन में भी ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ऊपर हम किसको लिखते हैं और हमारा रेशियो किसका आता है। हमेशा रेशियो उस वैल्यू का आएगा जिसके तुलना में बात कही जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में बोला गया है एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, 40% जो हैं वो लड़कियां हैं, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत 59.2 है और लड़कियों का औसत 55 है, तो बताओ लड़कों का औसत क्या होगा। देखो लड़कियों का औसत सबसे पहले लिख लो, यहाँ ये गर्ल्स हो गई हमारी, यहाँ हमारे बॉयज हो गए। लड़कियों का औसत सवाल में कितना कहा गया है, तो लड़कियों का औसत सवाल में बोला गया है, ठीक है, 60 स्टूडेंट हैं, 40% लड़कियां हैं, एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज इतना, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। लड़कियों का औसत 55 बोला गया है, लड़कों का औसत पता नहीं है। पूरी कक्षा का जो औसत है वो है 59.2, ठीक है, पूरी कक्षा का औसत 59.2। ये 60 स्टूडेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये फालतू का सवाल है, हमें इसको जानना भी नहीं है। बस हमें ये देखना है यहाँ पर कि जो इनका नंबर है, लड़कियों और लड़के जो हैं वो कितने नंबर में, इनका अनुपात क्या है, इनका नंबर क्या है, ठीक है। तो आपने कहा सर 40% लड़कियां हैं, 40% का मतलब 2/5 होता है, यानी लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इस 60 स्टूडेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती कि ये क्या कहना चाहता है और क्या नहीं। बस हमें ये देखना है कि लड़के और लड़कियां किस अनुपात में हैं। अब एलिगेशन में देखो ये जो बीच वाला वैल्यू होता है ना, इस बीच वाले वैल्यू को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो आप डिफरेंस मेथड से निकाल लो और दूसरा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो निकाल लो। 59.2 जो वैल्यू होती है ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये 59.2 बराबर 55 × 2, साइड में इनको गुना करिए, फिर इनको गुना करिए और उनको जोड़ दीजिए। 55 को 2 के साथ गुना करो, 55 को 2 के साथ गुना करो आप, फिर उसके बाद x को 3 के साथ गुना करो और इसको भाग करना होता है 2 + 3 के साथ, ठीक है, इसको भाग करना होता है 2 + 3 के साथ। ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिएगा। होता तो एक डिफरेंस मेथड भी है कि हमने यहाँ पर देखा 4.2 आया, 3 का मान 4.2, 2 का मान इतना घटाना, बट वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और वो हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ही वो काम में आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है बीच वाली वैल्यू हमेशा बराबर होगी 55 × 2 जमा x × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो 55 का देखो यहाँ पर 2 + 3 5 होगा, इसको मुझे 5 के साथ गुना करना है, ठीक है, 5 के साथ गुना करना है तो ये हो जाएगा 5 का आपको गुना करो, 2 + 3 यहाँ से गुना करोगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब बोलोगे सर 5 के साथ, देखो किसी भी संख्या को 5 के साथ गुना करना है, अगर मुझे 2 को कल के दिन 5 के साथ गुना करना है तो बस करो ये कि इसको 2 के साथ गुना करो, इस संख्या को 2 के साथ गुना करो और 10 से भाग कर दो, यानी 2 के साथ गुना करो,
ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी संख्या को अगर आपको 5 के साथ गुना करना है ना, जैसे मानो 2 को आपको 5 के साथ गुना करना है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं बट्टे 2, ठीक है, ताकि ये 0 बन जाए। और यहाँ पर जब आप 5 के साथ गुना करने का मतलब हो गया कि उस संख्या का 2 गुना करेंगे, उस संख्या को जो है 2 से भाग करके 0 लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो किसी भी संख्या को 2 से गुना करना है तो क्या होगा, जैसे मानो 241 है और 241 को मुझे 5 के साथ गुना करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको 2/2। अब ये 5 और 2 क्या बना देता है, 10 बना देता है, यानी आप लिख सकते हो 241 इंटू 10/2, ठीक है। और फर्दर इसको ये भी कह सकते हो, मान लो ये 242 था, ठीक है, तो 1210, यानी हम सीधा सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना है यानी उसका 2 गुना, उसको आधा करके 0 लगा दीजिए, उसको आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गई बात। तो जैसे मुझे यहाँ पर इसको 5 से गुना करना था, मैंने कहा इसका आधा करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 छक 12, ठीक है, और 10 से गुना कर दिया। 10 से गुना कर दिया तो डेसिमल हमारा हट गया। 55 का 2 गुनी कितना हो गया, 200, 110 प्लस 3, ठीक है। अब 110 हो गया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 186/3, 186/3 जो हो गया वो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। 3 से 63 बार में काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लड़कियों की औसत 63 kg आ गई, हमारी सवाल में दिया गया है। फिर से समझ लीजिए हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर लड़कियों का औसत रखा, लड़कों का औसत रखा, टोटल औसत रखा, नंबर रखा और x की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। बहुत सारे स्टेप हमने सीखे, बीच में कौन सी वैल्यू आती है, कैसे निकालते हैं, 5 का गुना भी हमने यहाँ पर सीखा। किसी भी संख्या को 5 के साथ आपको गुना करना है, आपको बस करना एक ही काम है उसमें, ठीक है, कि आपको जो है, वैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या है 5, 4, 9, 3, 6, 2, अब मुझे इसको 5 के साथ गुना करना है। कुछ नहीं करना माई भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, आपको इसको संख्या को 2 से भाग करके और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से भाग करिए तो 27 बार में जाएगा, 2 से भाग करिए 4 बार में, 2 से 6 बार में, 8 बार में 1, और ये 0 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक अच्छा सा इस तरह का भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। सवाल में बोला जाता है कि 27 संख्याओं का जो औसत है वो 0 है, उनमें से कितने जो हैं वो 0 से बड़े हो सकते हैं। हाउ मेनी देम कैन बी ग्रेटर देन 0 एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं 0 हो सकती हैं। अब मान लो मैंने कल के दिन आपको कहा, ठीक है, कि मेरे पास 3 संख्या है, मान लो ये a है और b है और c है, और इनका जो औसत आया है ना, इनका जो औसत आया है वो 0 के बराबर आया है। इनका औसत 0 के बराबर आया है। इनका औसत 0 आने का मतलब क्या है कि इनका जो सम होगा ना, इनका जो सम होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि वो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, यानी इन सब को जोड़ने पे 0 आएगा। अब मेरे सामने एक ऐसी कंडीशन है कि मुझे 3 संख्याओं को जोड़कर 0 बनाना है, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याओं को 0 से बड़ा रख सकता हूँ। 0 से बड़ा रखने का मतलब है कितनी संख्याओं को मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ। मेरी ये 3 संख्या है ना, इनमें से ज़्यादा कितनी संख्याओं को मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ, ठीक है, वो हमसे बोला गया। तो देखो ऐसे में कंडीशन क्या होता है, मान लो कि ये संख्या जो है 3 ली आपने, ये 2 ली, तो कंडीशन ये बनेगा कि इसको जो है आपको -5 रखना पड़ेगा, तभी 3 और 2 जो है वो 5 आ जाए। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पर 10 संख्याएं ली हैं तो 9 संख्या जो हैं उनको मैं पॉजिटिव रख सकता हूँ और एक संख्या जो है उसको मैं नेगेटिव रख सकता हूँ, लेकिन ये जो एक संख्या होगी इन सभी 9 संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 4-5 संख्या रखी, मैंने कहा 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 1 का, और इसमें x जोड़ो ताकि सब 0 आए। तो मैंने कहा ये सभी संख्याएं पॉजिटिव रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, x जो है वो नेगेटिव रहेगा और वो इनके सम के बराबर होगा, यानी 10, 7, 17, 5, 22 और 1, 23, x की वैल्यू -23 आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे सवाल में बोला गया है, तो हम ऐसा हमेशा कह सकते हैं कि अगर मेरे पास टोटल n नंबर हैं, कितने नंबर हैं, n नंबर हैं, तो या तो 2 कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। एक तो ये बनता कि n-1 नंबर जो हैं इनको हम पॉजिटिव रखें, ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या जो है वो नेगेटिव रहेगी हमेशा, ठीक है, और वो नेगेटिव रहेगी तो वो क्या रहेगी, n-1 संख्या जो है पूरा का पूरा जो है इतने संख्या पॉजिटिव रहेगी और एक संख्या जो है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और नेगेटिव वाली संख्या इन सभी संख्याओं का जोड़। ऐसा सवाल में कल के दिन उल्टा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि तुम्हारे पास 27 संख्याएं हैं, सभी का जो औसत है वो तुम्हारा क्या है, 0 है,
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनको तुम नेगेटिव रख सकते हो? तो सेम कहानी हो जाएगी, ठीक है, कि जैसे मानो मेरे पास 3 संख्या हो गई, यहाँ पर ABC हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव रखना है। इसको -1 रखूंगा, इसको -2 रखूंगा, तो तीसरे वाले को जो है वो +3 रखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों जोड़ के बराबर। तो अल्टीमेट हमें सीखने को जो मिला वो यही मिला कि अगर मेरे पास n नंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कितनी संख्याओं को पॉजिटिव रख सकते हो, तो हमेशा उससे एक कम 27 में से एक कम 26 होगा। और ये भी बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना नेगेटिव रख सकते हो, तो भी 27 में से एक कम 26। मतलब एक संख्या हम बचा लेते हैं और उस संख्या को सभी के जोड़ के बराबर रख देते हैं। अगर नेगेटिव है वो संख्या पॉजिटिव होगी, अगर बाकी संख्याएं पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होंगी। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे यहाँ पर बोला गया है 1088 संख्याओं का जो है औसत 0 है, इनमें से ज़्यादा कितनी नेगेटिव हो सकती हैं? तो हमेशा जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा n-1 होगा। जितनी भी संख्या होगी उससे एक कम, तो 1088 में से एक कम 1087 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। आपको बोला जाता है द एवरेज ऑफ 9 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 6, ठीक है, व्हेन द डिजिट ऑफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इंटरचेंज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ दैट नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से भी CHSL में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और एवरेज के अपने नए नए तरह के कंसेप्ट को आपको ये डिफाइन करता है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, बोला गया है दो डिजिट की कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। 2 डिजिट की 9 संख्याएं हैं और उनका औसत 6 से कम हो जाता है जब डिजिट ऑफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इंटरचेंज। जैसे मानो मैंने आपको कहा मेरे पास 2 डिजिट की 9 संख्याएं, हो सकता है 21 हो, 53 हो, इस तरीके से करते करते टोटल मेरे पास 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर हैं। जैसे हो सकता है अगर मैंने गिनती शुरू की तो मानो 21 से, 22 से, इस तरीके से करते करते 30 तक मैंने गिनती लेके चला गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 30 तक तो नहीं जाएगा, मानो यहाँ पर 29 तक जाएगा और फिर मैंने एक 31 ले लिया, क्योंकि 30 को जब पलटेंगे तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। एवरेज ऑफ 9 2 डिजिट नंबर आर डिक्रीज, इसका जो औसत है ना वो डिक्रीज हो जाता है कितने से? 6 से, जब हम किसी एक संख्या का व्हेन डिजिट ऑफ वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इंटरचेंज कर दें, हम उसके डिजिट को बदल दें। हमेशा अब एक बात ध्यान रखना, एक 2 डिजिट की संख्या है आपकी XY, तो जब आप इसको लिखते हैं तो बोलते हैं कि सर ये 10x प्लस y होता है, ठीक है। और जब आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ये XY की जगह YX बन जाता है, और YX को लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं? 10y प्लस x लिखते हैं। तो इनके चलते जो हमेशा अंतर आता है वो होता है 9 इंटू x माइनस वाई। इनके चलते कभी भी जो अंतर आता है वो आता है 9 इंटू x माइनस वाई। अगर मैं इनका अंतर देखूँ, 10y में से एक y गया 9y, ठीक है, और 10x में से इतना गया तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई। यानी कभी भी हम ऐसा कह सकते हैं, कोई भी 2 डिजिट की संख्या को इंटरचेंज करेंगे तो उनका जो डिफरेंस होता है वो 9 का मल्टीपल होता है। सवाल में बोला गया है कि 9 संख्याएं हमने ली हैं और जो उनका औसत है वो 6 से कम हो गया है, उनका औसत 6 से कम हो गया है। यानी अगर हम प्रत्येक संख्या पर 6 की कमी हुई है तो 9 संख्याओं पर 54 की कमी हुई होगी। तो आप बोलेंगे सर किसी एक संख्या को बदलने के चलते उसका जो अंतर आता है वो बराबर होगा सर 54 के। वो बराबर होगा कितना? 54 के। वो बराबर होगा कितना? 54 के। तो सर वो संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? x माइनस वाई बराबर 6। बात खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 सेकंड का आंसर था, लिख सकते हैं। एक संख्या के बदलने के चलते जो डिफरेंस होता है 9 इंटू एक्स माइनस वाई, हमने तो यहाँ पर कुल मिलाकर 9 संख्याएं बदली हैं। अगर हमें एक लाइन में लिखना होता तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि देखो प्रत्येक संख्या के बदलने के चलते 9 इंटू एक्स माइनस वाई होता है और टोटल यहाँ पर बदलाव कितने का आया है? औसत में 6 का बदलाव है और संख्या हमारे पास 9 है, यानी 9 संख्याओं में 6 का बदलाव आया है। 9 से 9 खत्म, एक्स माइनस वाई